नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा विषय जो सदियों से हमें चौंकाता भी रहा है और शायद थोड़ा डराता भी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ग्रहण की, इक्लिप्सेस की। हम्म। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ नोट्स हैं हम्म। और हम कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि क्या होता है, बल्कि कैसे होता है, क्यों होता है। सही कहा। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं कि ग्रहण कैसे होते हैं, हम्म। बल्कि इसके पीछे का जो विज्ञान है हम्म। और इतिहास में लोगों ने इसे कैसे देखा, वो डर, वो कहानियां, और वो जो एक विस्मय, एक अचरज आज भी होता है देखकर। वो क्यों है। हाँ, ये सिर्फ सूरज या चांद का आसमान से ऐसे गायब हो जाना भर नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है असल में। ये जो छायाएं बनती हैं, उनका क्या मतलब है। हाँ, वो अम्बरा, पेनम्बरा, उनकी बात करेंगे। हाँ, और पुराने जमाने में लोग क्या सोचते थे, जानवर, क्या उन पर भी असर होता है। और सबसे जरूरी बात कि खुद अपनी आंखों से इसे देखना, वो क्यों इतना अलग है किसी वीडियो से। बिल्कुल। तो चलें, शुरू करें। हाँ, चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब ग्रहण अगर बहुत ही बुनियादी तौर पर कहें तो बस एक खगोलीय चीज का किसी दूसरी चीज की रोशनी को रोक देना है। ओके। और जब हम पृथ्वी के हिसाब से बात करते हैं तो इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है तो क्या होता है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा बीच में। हाँ, और दूसरी तरफ जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर। बिल्कुल, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के सामने आ गई, रोशनी रुक गई, लेकिन फिर ये इतने अलग अलग तरह के क्यों होते हैं? जैसे कभी पूरा सूरज ढक जाता है, कभी थोड़ा सा, और कभी वो आग का छल्ला जैसा दिखता है। हाँ, बिल्कुल। पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण, वलयाकार ग्रहण। इसका राज शायद इन छायाओं में ही है। आपने अम्बरा और पेनम्बरा की बात की थी पहले, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, ये जो छाया पड़ती है ना, चाहे चंद्रमा की हो या पृथ्वी की, उसके असल में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, अम्बरा और पेनम्बरा। ओके, अम्बरा। अम्बरा मतलब छाया का वो सबसे गहरा, सबसे काला वाला बीच का हिस्सा। आप सोचिए कि आप उस घने अंधेरे के ठीक नीचे खड़े हैं। हम्म। अगर कोई पृथ्वी पर उस अम्बरा वाले इलाके में है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। मतलब सूर्य पूरी तरह 100% चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा। पूरा अंधेरा। हाँ, कुछ देर के लिए दिन में रात जैसा। और ये पेनम्बरा, ये कैसे अलग है? पेनम्बरा जो है वो उस गहरी उम्बरा के चारों तरफ का हल्का छाया वाला इलाका है। अच्छा, हल्का। हाँ, तो अगर कोई देखने वाला पृथ्वी पर पेनम्बरा क्षेत्र में है तो उसे सूर्य पूरा ढका हुआ नहीं दिखेगा, बस उसका एक हिस्सा, एक किनारा कटा हुआ सा नजर आएगा। इसी को हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी पूरा नहीं, थोड़ा सा। बिल्कुल। और चंद्र ग्रहण में भी जब चंद्रमा पेनम्बरा से गुजरता है तो वो पूरा काला नहीं होता, बस थोड़ा धुंधला या मटमैला सा हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये 2 तरह की छाया बनती ही क्यों है? मतलब सिर्फ एक गहरी छाया उम्रा क्यों नहीं बन जाती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह है सूरज का अपना आकार। सूरज का आकार कैसे? देखिए, सूर्य को एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ बिंदु नहीं है ना? वो एक बहुत बड़ा फैला हुआ रोशनी का गोला है, एक डिस्क की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो जब चंद्रमा जैसी कोई चीज उसके सामने आती है तो वो सूर्य के कुछ हिस्सों से आने वाली रोशनी को तो पूरी तरह रोक लेती है। इससे बनती है अम्बरा। लेकिन सूर्य इतना बड़ा है कि उसके दूसरे किनारों से आने वाली रोशनी अब भी चंद्रमा के किनारों से होकर गुजर सकती है और वो फैलकर एक हल्की छाया बनाती है। यही है पेनम्बरा। अच्छा। अगर सूर्य सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च जैसा होता तो शायद सिर्फ अम्बरा ही बनती और उसके बाहर रोशनी होती, कोई हल्की छाया नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपना हाथ किसी बल्ब के सामने रखें दीवार पर, तो एक गहरी छाया दिखती है और उसके चारों ओर एक हल्की सी भी। बिल्कुल सही, एकदम वही उदाहरण है। वो गहरी छाया अम्बरा है और वो हल्की वाली पेनम्बरा। ये सूर्य के फैले हुए आकार की वजह से होता है। समझ गई। तो सूर्य के बड़े आकार की वजह से 2 हिस्से हो गए छाया के, एक एकदम काला केंद्र अम्बरा और एक हल्का बाहरी घेरा पेनम्बरा। लेकिन मैंने एक और शब्द भी सुना है कभी-कभी, एंट्रम्बरा। ये कब आता है पिक्चर में? हाँ, अम्बरा ये तीसरा हिस्सा है छाया का और शायद सबसे कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये अम्बरा के ठीक पीछे उससे भी दूर का क्षेत्र है। अम्बरा के पीछे? हाँ, ये तब बनता है जब छाया डालने वाली चीज, जैसे सूर्य ग्रहण में चंद्रमा, देखने वाले से इतनी दूर हो कि वो पीछे वाले प्रकाश स्रोत यानी सूर्य को पूरी तरह ढकने के लिए थोड़ा छोटा दिखाई दे। दूरी क्यों मायने रखती है यहाँ पे? इसलिए क्योंकि चंद्रमा जिस रास्ते पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो रास्ता एकदम गोल नहीं है, थोड़ा अंडाकार है, इलिप्टिकल। अच्छा, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि कभी चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा ज्यादा पास होता है, जिसे पेरिजी कहते हैं, और कभी थोड़ा ज्यादा दूर चला जाता है,
जिसे एपोजी कहते हैं। ठीक है, पास और दूर। अब सोचिए, सूर्य ग्रहण हो रहा है और उस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से ज्यादा दूर है, एपोजी के पास। तो दूर होने की वजह से आसमान में हमें चंद्रमा का आकार सूर्य के मुकाबले थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। वो सूर्य को पूरी तरह कवर नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो अगर वो दूर है और सूर्य से छोटा दिख रहा है, तब क्या होता है? ऐसी हालत में चंद्रमा की जो अम्बरा बनती है वो इतनी लंबी नहीं बन पाती कि पृथ्वी की सतह तक पहुंच सके। वो बीच में ही, मतलब पृथ्वी से पहले ही खत्म हो जाती है। ओह, लेकिन जहां वो अम्बरा खत्म होती है ना, ठीक उसके पीछे से एंटम्बरा का क्षेत्र शुरू होता है। अब अगर कोई देखने वाला पृथ्वी पर इस एंटम्बरा वाले इलाके में खड़ा है, तब उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि चंद्रमा सूर्य के ठीक बीच में तो है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, वो सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पा रहा। सूर्य का बाहरी किनारा चंद्रमा के चारों ओर एक चमकदार छल्ले की तरह, एक रिंग की तरह नजर आएगा। अरे वाह, वही रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल वही है, वलयाकार सूर्य ग्रहण या एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो संक्षेप में क्या हुआ, अम्बरा में खड़े हैं तो पूर्ण ग्रहण, पेनम्बरा में है तो आंशिक ग्रहण, और अगर एंटम्बरा में है तो वलयाकार ग्रहण। कमाल है। मतलब चंद्रमा हमसे कितना दूर है ये तय कर देता है कि हमें पूरा सूरज ढका दिखेगा या फिर वो आग का छल्ला। ये तो बहुत ही मतलब नाजुक सा तालमेल लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना जरूरी है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एकदम एक सीधी लाइन में आए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें हर महीने, हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखे? महीने में एक बार तो ये तीनों लगभग एक लाइन में आते ही होंगे, है ना? हाँ, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब है चंद्रमा की कक्षा के झुकाव में। झुकाव? कैसा झुकाव? आप ऐसे सोचिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक सपाट मेज पर घूम रही है। मान लीजिए ये मेज है पृथ्वी का कक्षीय तल, जिसे एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। ठीक है, एक मेज। अब चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो ठीक इसी मेज पर नहीं घूमता। उसकी जो कक्षा है, उसका जो रास्ता है, वो इस मेज के तल से थोड़ा सा झुका हुआ है, लगभग 5 डिग्री। अच्छा, 5 डिग्री टेढ़ा है उसका रास्ता? हाँ बिल्कुल, 5 डिग्री का झुकाव। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर अमावस्याओं पर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता तो है, लेकिन उस 5 डिग्री झुकाव की वजह से वो या तो सूर्य के थोड़ा ऊपर से निकल जाता है या थोड़ा नीचे से। पृथ्वी पर उसकी छाया नहीं पड़ती। तो वो लाइन में तो होते हैं पर एक ही लेवल पर नहीं होते। बिल्कुल सही। इसी तरह ज्यादातर पूर्णिमाओं पर जब पृथ्वी बीच में होती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया के या तो ऊपर से निकल जाता है या नीचे से। पृथ्वी की छाया उस पर नहीं पड़ती। तो फिर ग्रहण कब होता है? ग्रहण सिर्फ तब हो सकता है जब ये तीनों पिंड एक सीधी लाइन में भी हों और साथ ही चंद्रमा अपनी झुकी हुई कक्षा के उन 2 खास पॉइंट्स पर या उनके बहुत नजदीक हो जहां उसका रास्ता पृथ्वी की कक्षा वाली मेज को काटता हो। जहां रास्ते कटते हैं। हाँ, जहां वो 5 डिग्री झुका हुआ रास्ता पृथ्वी वाले सपाट रास्ते को क्रॉस करता है। इन क्रॉसिंग पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं। नोड्स। तो सही सीधी लाइन और चंद्रमा का नोड पर या उसके पास होना, ये दोनों शर्तें जब पूरी होती हैं तभी ग्रहण होता है। और इसीलिए ये हर महीने नहीं होते, साल में कुछ ही बार होते हैं। और किसी एक जगह से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखना तो मतलब दशकों या सदियों में एक बार होने वाली बात है। समझ गई। तो ये तो मतलब बहुत ही सटीक और दुर्लभ खगोलीय घटना हुई। जरा सोचिए, आज से सदियों पहले जब लोगों के पास ये सब वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, तब आसमान में अचानक सूरज का दिन दहाड़े गायब हो जाना या चांद का एकदम खून जैसा लाल हो जाना कितना डरावना लगता होगा। हाँ बिल्कुल। इतिहास में लोगों ने कैसे देखा होगा इसे? क्या सोचते होंगे? निश्चित रूप से शुरुआती समाजों में तो डर और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। सबसे आम सोच यही थी कि कोई दैवीय या कोई बुरी ताकत, कोई बहुत बड़ा ड्रैगन या भेड़िया या राक्षस या कोई नाराज देवता वो सूरज या चांद को निगल रहा है। बाप रे। हाँ, जैसे प्राचीन चीन में वहाँ के जो शाही खगोलविद थे, उनका एक जरूरी काम था ग्रहण की भविष्यवाणी करना। और जब ग्रहण होता था तो आम लोग ड्रैगन को डराने के लिए जोर जोर से ढोल पीटते थे, बर्तन बजाते थे, चिल्लाते थे। अच्छा, शोर मचाकर डराना। हाँ, बेबीलोन के लोग थे, वो ज्योतिष और खगोल में काफी आगे थे, पर वो भी मानते थे कि ग्रहण राजा के लिए या राज्य के लिए कोई बुरा संकेत है, और वो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे उससे बचने के लिए। वाइकिंग्स की कहानियों में है कि 2 भेड़िए हैं, स्कोल और हाथी, वो सूरज और चांद का पीछा करते रहते हैं और जब पकड़ लेते हैं तब ग्रहण होता है। ये ड्रैगन और भेड़िए वाली बात तो सुनने में अब मजेदार लगती है, पर उस समय के लोगों के लिए तो ये बहुत गंभीर रहा होगा। बिल्कुल, जान पर बनाती होगी। तो ये सोच बदली कैसे? लोगों ने कब ये समझना शुरू किया कि ये कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है जिसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है? ये बदलाव धीरे धीरे आया, देखने से, रिकॉर्ड रखने से।
जैसे बेबीलोनियाई लोगों ने ही लगभग 8वीं-7वीं सदी ईसा पूर्व में मिट्टी की पट्टियों पर ग्रहण का बहुत बारीकी से हिसाब रखना शुरू किया। अच्छा, क्या हिसाब? उन्होंने हजारों सालों के डेटा को देखकर ये पैटर्न पकड़ा कि ग्रहण जो हैं वो लगभग 18 साल 11 दिन और 8 घंटे के एक चक्र में खुद को दोहराते हैं। अरे वाह! इसे बाद में सारोस चक्र कहा गया। ओके। ये भविष्यवाणी करने की तरफ पहला कदम था। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि क्यों ऐसा होता है। फिर प्राचीन यूनान में एनाक्सागोरस जैसे दार्शनिकों ने ईसा से करीब 500 साल पहले ये तर्क दिया कि भाई चंद्रमा तो पृथ्वी से रोशनी लेता है और ग्रहण प्राकृतिक कारणों से होते हैं। अरस्तु ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में चंद्र ग्रहण के समय चांद पर जो पृथ्वी की गोल छाया पड़ती है उसका इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि पृथ्वी गोल है। अच्छा, ग्रहण से ये पता चला। हाँ, भारत में भी वैदिक काल में राहु और केतु की कहानियां थी कि वो सूर्य चंद्रमा को निगलते हैं। लेकिन बाद में आर्यभट्ट जैसे महान खगोलविद हुए 5वीं-6वीं शताब्दी में, उन्होंने बाकायदा गणित के मॉडल बनाए और ग्रहण की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने के तरीके बताए। उन्होंने समझाया कि ये छाया का खेल है, राक्षस का नहीं। आर्यभट्ट ने, वाह। हाँ, और फिर मध्य युग में इस्लामी दुनिया के खगोलवेदों ने यूनानी और भारतीय ज्ञान को और आगे बढ़ाया और ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए बहुत ही सटीक टेबल बनाए। तो मतलब ये डर और कहानियों से निकलकर ध्यान से देखने, पैटर्न पहचानने और फिर गणित से सटीक भविष्यवाणी करने तक का एक बहुत लंबा सफर रहा है। बिल्कुल, इंसान की जो जानने की इच्छा है और तर्क करने की शक्ति, उसकी एक मिसाल है ये। हाँ, ये तो हम इंसानों की बात हुई जिन्होंने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति में जो हमारे साथी हैं जानवर, उन पर भी तो इस अचानक आए बदलाव का कुछ असर होता होगा। क्या वो भी ध्यान देते हैं ग्रहण पर? हाँ बिल्कुल, जानवर ग्रहण को महसूस करते हैं और अक्सर उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। सच में? कैसे? देखिए, वो ये तो नहीं समझते कि आसमान में क्या हो रहा है, मतलब खगोलीय घटना क्या है, लेकिन वो अपने आसपास के माहौल में जो अचानक बदलाव आता है ना, जैसे रोशनी का एकदम से कम हो जाना, तापमान का गिर जाना, उसे वो भांप लेते हैं। अच्छा। कई स्टडीज हैं और लोगों के अनुभव भी हैं जो बताते हैं कि दिन में जब सूर्य ग्रहण होता है तो पक्षी अचानक चुप हो जाते हैं, गाना बंद कर देते हैं या अपने घोंसलों की तरफ उड़ने लगते हैं जैसे कि शाम हो गई हो। अरे, जैसे रात समझकर? हाँ बिल्कुल वैसा ही। मधुमक्खियां जो फूलों पर होती हैं वो वापस अपने छत्तों में चली जाती हैं। अच्छा। मवेशी जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरियां जो दिन में चर रहे होते हैं वो भी अचानक एकदम शांत हो सकते हैं या बैठना शुरू कर सकते हैं या अपने बाड़े की तरफ चलने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो रोज शाम को करते हैं। हाँ। मुर्गे बांग देना बंद कर सकते हैं, मुर्गियां शायद अंडों पर बैठने चली जाएं, कुछ मकड़ियां अपने जाले तोड़ने लगती हैं जैसा वो हर शाम करती हैं। कमाल है। तो ये सब शाम समझ लेते हैं उसे? लगता तो ऐसा ही है। और ये सिर्फ पालतू जानवरों की बात नहीं है। जैसे अफ्रीका या भारत के जंगलों में हाथी, हिरण, बंदर जैसे जंगली जानवर भी अजीब व्यवहार दिखा सकते हैं, जैसे खाना बंद कर देना या झुंड में इकट्ठे हो जाना या जहां वो आराम करते हैं उन जगहों पर लौट जाना। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी देखा गया है कि जो जानवर रात में निकलते हैं जैसे चमगादड़ या उल्लू, वो ग्रहण के उस थोड़े से अंधेरे के दौरान दिन में ही निकल आते हैं। तो ये साफ है कि वो घटना का कारण नहीं समझ रहे, बल्कि उसका जो असर है, अंधेरा और तापमान में गिरावट, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल सही। उनकी जो लोस की लय है ना, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो कुछ देर के लिए गड़बड़ा जाती है। हाँ, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है। हाँ बिल्कुल। वो अचानक महसूस हुई रात के संकेतों के हिसाब से काम करते हैं, भले ही वो रात बस कुछ मिनटों की क्यों ना हो। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, सूरज वापस आता है, उनका व्यवहार फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये एक बहुत दिलचस्प बात की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे पुराने जमाने के लोग भले ही डर से ही सही, पर इन खगोलीय घटनाओं से कितने जुड़े हुए थे, है ना? उनका तो पूरा जीवन ही प्रकृति के चक्रों पर चलता था। दिन रात, मौसम, तारों की चाल। हाँ, ये तो है। क्या आज का इंसान अपनी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में, अपनी इमारतों में, अपनी स्क्रीन्स में इतना खो गया है कि वो आसमान से, इन चीजों से उतना ही कट गया है? क्या हम ऊपर देखना भूल गए हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने, और इसमें काफी सच्चाई लगती है ना? आधुनिक जीवन ने हमें कई मायनों में प्रकृति से दूर तो किया ही है। हम इमारतों के अंदर बंद रहते हैं, आर्टिफिशियल लाइट में काम करते हैं। हमारी जिंदगी घड़ी और कैलेंडर से चलती है, सूरज और चांद की चाल से नहीं। सही बात है। शहरों में इतना लाइट पोल्यूशन है कि रात में तारे देखना तक मुश्किल है। ग्रहण जैसी घटना तो बहुत दूर की बात हो गई। हमारे जो पूर्वज थे, उनके लिए तो आसमान को देखना, उसे समझना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। खेती-बाड़ी, यात्रा, समय का अंदाजा लगाना, सब कुछ उससे जुड़ा था। हाँ। आज हमारे पास शायद वैज्ञानिक जानकारी ज्यादा है, पर वो जो अनुभव वाला जुड़ाव था, वो जो महसूस करने वाला रिश्ता था आसमान से, वो शायद कमजोर पड़ गया है। हम जानते हैं पर महसूस कम करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्यों करे कोई?
मतलब आज की इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में रुककर आसमान देखने की जरूरत ही क्या है, खासकर जब ग्रहण जैसी चीज के इतने बढ़िया HD वीडियो, लाइव स्ट्रीम सब कुछ फोन या कंप्यूटर पर आराम से मिल जाता है। क्या अपनी आंखों से सीधे देखना वाकई इतना अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग है। और इसका असर सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है, इसका शायद शारीरिक और मनोवैज्ञानिक असर भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, वीडियो या तस्वीरें आपको जानकारी दे सकती हैं। वो आपको दिखा सकती हैं कि देखो, ग्रहण ऐसा दिखता है, लेकिन वो आपको वो अनुभव नहीं दे सकती जो आपको वहां उस जगह पर उस वक्त मौजूद होने पर मिलता है। जब आप खुद वहां खड़े होकर सूरज को धीरे धीरे ढकते हुए देखते हैं, तो आप सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप महसूस भी करते हैं। क्या महसूस करते हैं? आप हवा में आई वो अचानक सी ठंडक महसूस करते हैं। रोशनी का जो रंग है, उसकी क्वालिटी में एक अजीब सा बदलाव आता है। ग्रहण से ठीक पहले सब कुछ एक अजीब सी तेज, थोड़ी मेटालिक सी रोशनी में नहा जाता है। छायाएं ज्यादा शार्प, ज्यादा नुकीली हो जाती हैं। हाँ, सुना है मैंने ऐसा। आप अपने चारों तरफ प्रकृति को प्रतिक्रिया देते हुए देखते हैं। पक्षियों का वो अचानक चुप हो जाना, जानवरों का बेचैन होना, और फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब वो कुछ पल आते हैं जब दिन में रात हो जाती है और आप सूरज के कोरोना को, उसके बाहरी वायुमंडल को उस काले चांद के चारों ओर एक प्रभा मंडल की तरह चमकते हुए देखते हैं। वो नजारा आपको हिला देता है। वो आपको ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं उसका एहसास कराता है। ये एक पूरा 360 डिग्री का अनुभव है। इसे स्क्रीन पर एक 2D चीज की तरह देखना संभव ही नहीं है। तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे किसी बहुत शानदार कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग सुनना और खुद उस कॉन्सर्ट में होना। रिकॉर्डिंग में गाना तो सुन लिया, पर वो माहौल की एनर्जी, वो भीड़ का शोर, वो सब कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही, एकदम सटीक उपमा है। स्क्रीन आपको तथ्य दे सकती है, आसमान आपको भावनाएं और अनुभव देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, आजकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में भी इस पर काम हो रहा है। जब हम विस्मय यानी ऑ का अनुभव करते हैं, जैसे प्रकृति की कोई बहुत बड़ी भव्य घटना देखकर, तो हमारे दिमाग के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जो हमारी अपनी चेतना, सेल्फ अवेयरनेस, खुशी और दूसरों से जुड़ाव की भावना से जुड़े हैं। ये अनुभव आपका तनाव कम कर सकता है, आपको ज्यादा सहयोगी बना सकता है और आपको अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर कर सकता है। रिकॉर्डिंग देखने से ये असर उतना गहरा नहीं होता। मतलब दिमाग भी असली चीज को ज्यादा तवज्जो देता है। हाँ, क्योंकि सीधे अनुभव में आपकी कई इंद्रियां एक साथ काम कर रही होती हैं। आप देख रहे हैं, आप तापमान महसूस कर रहे हैं, आप आसपास की आवाजें सुन रहे हैं या उनका शांत होना महसूस कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा यादगार भावनात्मक छाप छोड़ते हैं। तो ये सिर्फ भावुक होने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है और ये हमें वापस उसी पुराने जुड़ाव की याद दिलाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद हमारे अंदर आज भी इस मॉडर्न जिंदगी के बावजूद प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की जरूरत है, भले ही हमारी लाइफस्टाइल उसे दबा देती हो। तो आज हमने ग्रहण के कई अहम पहलुओं पर बात की। हमने समझा कि कैसे वो अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एंटम्ब्रा जैसी अलग अलग छायाएं मिलकर पूर्ण, आंशिक और वलयाकार ग्रहण बनाती हैं। हाँ, और कैसे इंसान का नजरिया बदला, डर और कहानियों से लेकर वैज्ञानिक समझ और भविष्यवाणी तक। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि जानवर भी इन घटनाओं पर अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, जो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो शाम वाला कंफ्यूजन। हाँ, और शायद सबसे खास बात जो आज की चर्चा से निकली वो ये है कि इन घटनाओं को सीधे अपनी आंखों से अनुभव करने का क्या महत्व है। सही। फोन या स्क्रीन पर देखना आपको जानकारी तो दे देगा, लेकिन आसमान में उस अद्भुत नज़ारे को सचमुच देखना, वो एक कहीं ज्यादा गहरा, भावनात्मक और यादगार अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह हमें कहीं ना कहीं जोड़ता है। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ। कि अगर ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं को सीधे अनुभव करने का हमारे मनोविज्ञान पर, हमारी भावनाओं पर और शायद हमारे शरीर पर भी इतना गहरा असर पड़ता है जैसा हमने डिस्कस किया, तो ये हमारे आज के इस आधुनिक, तकनीक से भरे और अक्सर प्रकृति से कटे हुए जीवन में भी ब्रह्मांड के साथ हमारे उस सहज, गहरे और शायद जरूरी रिश्ते के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।